ये है यरूशलेम। इधर आप देख रहे हैं ये रीजन क्या है, मेडिटेरियन, भूमध्य सागर। यहां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेड सी। और ये अरब प्रायद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है, अरब प्रायद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है। यहां आप देख रहे हैं इजिप्ट, जॉर्डन, और इधर आप देख सकते हैं सीरिया, और ये इलाका है लेबनान। तो अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्सा में मेडिटेरियन के अलोंग विथ इजराइल फिलिस्तीन रीजन है, और इस इजराइल फिलिस्तीन रीजन के लगभग बीच में, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच में यरूशलेम है। इस यरूशलेम के प्राचीन शहर वाले भाग में, मतलब उसके पुराने भाग में, पश्चिमी भाग में एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर 35 एकड़ का वो मैदान है जिसे हमने पवित्र परिसर, मुसलमानों ने उसे अल हराम अल शरीफ, ईसाइयों के लिए वो टेंपल माउंट, और यहूदियों के लिए वो हर हवाइयत है। और उनके धर्म की और उनके प्रोफेट की बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी घटनाएं इस खास 35 एकड़ के क्षेत्र से जुड़ी है। तो आइए अब हम लोग यह देखने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र पर कब किसने अधिकार किया। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना चाहिए, जो हम लोग शायद देख चुके हैं, रिकॉल कर लें कि 1500 ईस्वी बीसी में अब्राहम यहां आए थे, और 1500 बीसी से लेके 586 बीसी तक यहां जुडाइन, यहूदी लोगों का अधिकार था। लेकिन 586 में फिर क्या हुआ था? तो 586 में जो बेबीलोनियन किंग था, जहां से ये जुडाइन आए थे, वो था नेबूचदनेस्सर। उसने यहां अटैक किया, और 519 तक यह इलाका बेबीलोनियन कंट्रोल में रहा। पार्टिकुलरली आप जानेंगे नेबूचदनेस्सर 586 में यहां कंट्रोल कर लेता है। और यहूदियों ने जो वहां बनाया था अपना, क्या 1000 बीसी में आपने देखा था ना, किंग सोलोमन के टाइम में क्या बना था? फर्स्ट टेंपल। क्या बना था? फर्स्ट टेंपल। उस फर्स्ट टेंपल को नेबूचदनेस्सर ने 586 में डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहूदियों का कत्लेआम किया, और उनको वहां से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो इस तरह से यहूदी अपने पितृभूमि से और पुण्य भूमि से, जहां वो ईश्वर के आदेश पर अपने प्रोफेट के साथ आके बसे थे, वहां से उनको भागना पड़ा। और ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां पर यहूदियों को पहली बार धार्मिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है, क्योंकि ये जो नेबूचदनेस्सर है वह बेबीलोन के क्षेत्र से आया है, जहां पहले से बहुदेववादी लोग थे, पैगनिज्म वाले लोग थे, पांथिज्म वाले लोग थे। तो इन्होंने यहां आए, और उसके बाद यहूदियों को, जो एक ईश्वरवादी थे, खत्म कर दिया, बाहर कर दिया। इसके बाद 519 में पर्शियन किंग साइरस का दौर आता है, और साइरस का जब यहां कंट्रोल स्टेब्लिश होता है, तो वह यहूदियों को एक बार फिर से यहां रिटर्न होने की अनुमति देता है, और यहूदी फिर यहां आते हैं, और वो अपना सेकंड टेंपल स्टेब्लिश करते हैं। लेकिन पर्शियन के शासन को भी अंत कर देता है कौन? ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, और शायद आप पहले से भी जानते हो,
330 BC में अलेक्जेंडर का यहां कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 326 में वो इंडियन टेरिटोरी को भी चैलेंज करता है और पोरस के साथ उसका युद्ध होता है। 326 में, इसके 4 साल पहले वह मेडिटेरियन को जीता है और ये पूरा इस्राएल फिलिस्तीन का जो इलाका है वो उसके अंडर कंट्रोल आ गया। और इस एरिया पर जब कंट्रोल हुआ अलेक्जेंडर का, तो भी विषम परिस्थिति तो बनी यहूदियों के लिए, लेकिन उनके साथ उस तरह का विपत्ति या परसिक्यूशन के हालात नहीं बने जैसा बेबीलोनियन टाइम में हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि अलेक्जेंडर के साम्राज्य को उसके जनरलों ने आपस में बांट लिया था उसके बाद, तो उसी में से एक जनरल जो इस इस्राएल फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था, उसमें नाम आता है एंटियोकस। किसका नाम आता है? एंटियोकस IV का नाम आता है। और ये एंटियोकस IV 176 BC में एक बार फिर यहूदियों के ऊपर परसिक्यूशन का हाई लेवल 3rd डिग्री तरीका अप्लाई कर देता है। तो यहूदी लोगों की ओर से बड़ा ही एक कंपोजिट और सॉलिड रिबेल सामने आता है, जिसको लीड करता है साइमन। जी हां, जिसको लीड करता है साइमन। और यह विद्रोह अपने आप में इतना इंटेंसिफाई कर जाता है कि उल्टे ग्रीक को, यूनानियों को ही इस्राएली फिलिस्तीन क्षेत्र से बाहर होना पड़ता है और एक बार फिर यहूदी अपनी स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इनकी यह आजादी भी बहुत दिनों तक बनी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है अब इनके मतलब सांस्कृतिक जीवन काल के इतिहास के सबसे अधिक संक्रमण वाला दौर सामने आने वाला है। 1st सेंचुरी AD में ही क्राइस्ट का अवतरण होता है। ईस्वी सन 4 में वो सामने आते हैं, उनका जन्म होता है, और 30 में उनका क्रूसिफिकेशन होता है। और प्रभु यीशु के जन्म और उनके क्रूसिफिकेशन के इस दौर में यहूदी लोग क्रिश्चियनिटी के दुश्मन के रूप में, शैतान के रूप में, जीसस के हत्यारे के रूप में आइडेंटिफाइड कर लिए जाते हैं, और ये कलंक आज तक उनका पीछा कर रहा है। तो क्राइस्ट के जीवन काल में यह तो स्पष्ट नहीं हुआ था कि क्राइस्ट एक ईश्वरवादी परंपरा के तहत कोई अलग धर्म का स्वरूप लेकर आए हैं। शुरुआती तौर पर तो उन्हें यही माना जा रहा था कि वे मोनोइज्म के उस सिद्धांत को ही प्रीच कर रहे हैं जो अब्राहम ने स्टेब्लिश किया था। लेकिन उनके मृत्यु के लगभग 100 साल बाद क्रिश्चियनिटी एक अलग रिलीजन के रूप में स्टेब्लिश हुआ और रोमन एम्पायर ने उसको अपने स्टेट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तो अब रोमन एम्पायर के लिए यहूदी, इजराइलाइट्स शैतान है, दुश्मन है, क्राइस्ट के हत्यारे हैं। और अब रोमन एम्पायर क्राइस्ट का फॉलोवर हो चुका है। तो रोमन एम्पायर की ओर से पोम्पो का अटैक होता है। कौन आता है? पोम्पो। और वो 70 AD में बेबीलोन को, सॉरी, इस्राएल फिलिस्तीन रीजन को जीत लेता है। और जीतने के बाद वह परसिक्यूशन का फिर एक विभत्स दृश्य दुनिया सभ्यता के सामने उपस्थित कर देता है। और यहूदियों की भयानक नृशंस हत्या की जाती है और इनको उस पूरे क्षेत्र से, माउंट टेम्पल से, जेरूसलम से और उसके इर्द गिर्द के इलाके जिसे आप इजराइल फिलिस्तीन कह रहे हैं, इनको खदेड़ दिया जाता है और इनके सेकंड टेम्पल को भी नष्ट कर दिया जाता है।
तो इस्राएल पर आधिपत्य के लिए हुए संघर्ष में हमने मोस्ट क्रूशियल इनिशियल स्टेज को आपके सामने क्लियर कर दिया, और वो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि हमने आपके सामने स्पष्ट किया, सबसे पहला दौर चला क्या 1500 से 586। दूसरे, और इस दौर में कौन है? जुडाइन है, इन्हीं का शासन रहता है। 586 में कौन आ जाते हैं? बेबीलोनियन आ जाते हैं, नेबूचदनेस्सर, और वो फर्स्ट टेंपल को नष्ट कर देते हैं, और इनकी सत्ता का अंत करता है कौन? वो है पर्शियन किंग। कौन है? पर्शियन किंग साइरस। और साइरस का दौर चलता है कब तक? 519 से 330 तक, और 330 में आ जाते हैं कौन? और इनका चलता है 176 तक, और ये यूनान वाले थे, सिकंदर। और उसके बाद एक बार फिर देखते हैं कि 176 से 70 तक जुडाइन, और फिर 70 में जो यूनान रोमन एम्पायर यहां स्टेब्लिश होता है पोम्पो के दौर में, जो सेकंड टेंपल को नष्ट करता है, तब से लेकर 638 तक, 638 तक इस रीजन पर इस्लाम का नियंत्रण रहता है। जुडाइन को बेबीलोनियन डिस्ट्रॉय करते हैं पहली बार। उसके बाद पर्शियन किंग का दौर आ जाता है। पर्शियन किंग में जुडाइन को फिर से इजाजत मिलती है वहां आने की और बसने की, और इस दौर में उनका सेकंड टेंपल बनता है। लेकिन पर्शियन शासन का अंत कर देता है कौन? अलेक्जेंडर 330 में, और अलेक्जेंडर के शासन चलता है उनके जनरलों के द्वारा 176 तक, और 176 में साइमन नाम का जो यहूदी नेतृत्वकर्ता सामने आता है, और वह ग्रीकों को वहां से खदेड़ देता है। और उसके बाद 70 से 68 तक, 70 से 68 तक रोमन या क्रिश्चियन लोगों का यहां शासन रहता है। तो ये फर्स्ट फेज में हम लोग देख रहे हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 638 तक, मतलब लगभग 2200 ईयर्स में पहला इनिशियल स्टेज जुडाइनों का है, यहूदियों का है। वही सबसे पहले यहां आते हैं और सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को एक समृद्धशाली कंट्री, देश के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद दोबारा आप देखते हैं कि सिर्फ सत्तर से 176 से 70 बीसी, ये सारा दौर बीसी का ही है, में जुडाइन एक बार फिर पावर में आते हैं, और बाकी समय में रोमन, पर्शियन, ग्रीक और बेबीलोनियन लोग यहां शासन करते हैं, और हर दौर में जुडाइनों को प्रताड़ित किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से आपके सामने इनिशियल स्टेज के जो स्ट्रगल्स हैं, जहां से ये समस्या एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक डायमेंशन को और व्यापक रूप में अख्तियार करके और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का मॉडर्न प्रॉब्लम के रूप में इमर्ज होता है। तो इस इनिशियल स्टेज के इसके बेसिक स्ट्रगल्स को, ऑक्युपेशंस को यदि आप समझते हैं,
तो फिर इस समस्या के वर्तमान स्वरूप के बारे में आप अपनी खुद की स्पष्ट राय बनाएंगे और तब जाकर के आप सारे सवालों का माकूल जवाब दे सकते हैं।